बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स। इना के पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब अली शेख और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब अजीज़ रखला साहब। रखला साहब, वेलकम बैक वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच महबूब साहब। आइए पहले एक वीडियो शेयर करता हूं आपके सामने, उसके बाद हम इस पे बातचीत का अपना आगाज शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वीडियो के अंदर हर चीज़ बेनकाब हो गई कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो आलमी सतह पर लॉबिंग करने वाला एक और भारतीय नेटवर्क बेनकाब हो गया। बल्सिस की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने 116 ममालिक में 750 से ज़्यादा मीडिया हाउसेस का भांडा पड़ा है जो भारतीय सरपरस्ती में काम कर रहा था। ये 750 मीडिया हाउसेस दुनिया के 116 ममालिक में कायम किए गए थे। इस तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 2005 में यानी गुज़िश्ता 15 साल से जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबरें जो है वो जारी की गई और अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी यूरोपीय यूनियन को गुमराह करने की कोशिश की गई। आपने भी देखा ये वीडियो, जिस तरह हक्कानी नेटवर्क काम कर रहा है, जिस तरह हमारे जो है वो साबिक जनरल असद दुरानी साहब ने काम किया, जिस तरह एक साबिक मिलिट्री ऑफिसर जनरल रिजवान को गिरफ्तार किया गया, रा के मुख्तलिफ एजेंट्स कराची से कुलभूषण यादव गिरफ्तार हुआ, जो इंकशाफात उसने किए वो तो सामने आ गए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं कहता हूं कि जो अभी बाजवा साहब वगैरह ने कहा था कि ये 5th जनरेशन वॉर है, और पहले ही मैंने एक दफ़ा कहा था कि आजकल जो वॉर होती है बाउंड्री लाइन से, सरहद पे नहीं होती है, सरहद के पीछे होती है। और सोशल मीडिया वगैरह लोग ज़्यादा देखते हैं, टीवी तो देखते ही हैं मगर सोशल मीडिया ही बड़ा स्ट्रांग है। तो जैसे आपने भी सारा बताया कि किस तरह से एक पूरा सिस्टम बनाया गया था पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बेसिकली कमजोर, फैक्ट में FATF में जाने से नुकसान क्या होगा, हमारी इकोनॉमी का नुकसान होगा। पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक ने भी इस पे गौर करना शुरू कर दिया। भारत पाकिस्तान के खिलाफ गुज़िश्ता 15 साल से जो प्रोपेगेंडा कर रहा था, जो जाली तंजीमें बना रहा था, वो बेनकाब हुई है। आपके ख्याल में से पाकिस्तान को क्या एडवांटेज हासिल होगा? अब ये इंफॉर्मेशन आने के बाद नेचुरली बिल्कुल अब हम लोग सब जाग गए हैं कि जो हम आमतौर से चीजें देखते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, वी विल ट्राई टू वेरीफाई। इसको हमेशा वेरीफाई करना चाहिए जब भी इस तरह की चीजें आए। एक जनरल इंडिया की पब्लिक तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि मासूम भी है और वो कभी भी इन झगड़ों में पड़ना नहीं चाहती, वो जंग से दूर रहना हाँ, चाहती है। वो तो क्रिकेट खेलना चाहती है, वो हमारे फनकारों को सुनना चाहती है, हमारे एक्टरों को अपनी पिक्चरों में लेना चाहती है। और जो इंडिया के जितने कारोबारी लोग हैं वो भी हमसे कारोबार करना चाहते हैं। मोदी की गवर्नमेंट आई है तो इनका कुछ एजेंडा ही अलग है, जो कि मैं समझता हूँ कि 90% जितने मेरे यहाँ कनाडा में हमारे इतने सारे इंडियन दोस्त हैं जिनके साथ हम कारोबार करते हैं, इनके साथ मिलते जुलते हैं और बिल्कुल भाइयों जैसा हमारा सुलूक होता है। साबिक वफाकी वजीर और मौजूदा सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही अहम रुकन है रहमान मलिक साहब, उनको भी कुछ जो है वो खदशात हैं। वो खदशात के कुछ सेकंडों के ऊपर है, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा, फिर हम इमरान खान के साथ भी जारी जाएंगे कि वो इमरान खान साहब इस पे क्या कहते हैं। इंडिया के किसी मिनिस्टर को, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी, इफ यू हैव एनी डाउट व्हाट आई एम सेइंग, कम एंड डिस्कस इट विद मी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। किसी टीवी चैनल पे आ जाएं, मैं आपको साबित करूंगा कि आप एंटी पाकिस्तान भी हैं और आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करने वाले हैं। आपने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिसे पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचता हो। तो लिहाजा स्टॉप इट नाउ, दिस नॉनसेंस, स्टॉप दिस एंटायर एंटी पाकिस्तान सिंड्रोम व्हिच हैज गॉट इन योर माइंड, यू गॉट टू लीव इट। और इंपर्सनेशन इतनी हुई है कि आपकी सोच से बाहर है, यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनकी भी इंपर्सनेशन हुई है। लीव एनीबडी एल्स। तो आप देखें कि जब इंडिया हमारे खिलाफ काम करता है तो बॉलीवुड से लेकर उनका जो प्राइम मिनिस्टर से लेकर उनका हर वो बंदा जो कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रहा है वो सामने जरूर आता है।
वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब की जो गुज़िश्ता कारकर्दगी है उसको वो किस नज़र से देख? इसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया। UGC Info Lab has exposed a vast Indian network of 750 fake media outlets based in 116 countries. पहले तो आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फायदा है। हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, वो मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान हुआ है। 70,000 पाकिस्तानी मारे गए दहशतगर्दी में। हमारा $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ है दहशतगर्दी से। वेलकम बैक नाज़रीन। अजीज डॉक्टर साहब, मुल्क के मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। जी जी। वजीर आज़म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को 2.5 साल से ज्यादा हो चुका। इमरान खान साहब की कारकर्दगी को किस नजर से देख? मैं समझता हूं कि हर चीज में देख रहा हूं मेरे हिसाब से कि सही डायरेक्शन में जा रही है। अब जैसे ना आप कहते हैं भाई कि जॉब क्रिएशन है, आजकल बहुत दवा कह रहे, पहले साल में ये चीज नहीं हुई, लेकिन अब दूसरे साल के एंड से शुरू हो गया और बड़ी स्पीड से हो रही है। फिर लोगों ने महंगाई के ऊपर बात कर रहे थे, उसके भी कंट्रोल आ रहा है। इन्फ्लेशन पाकिस्तान का इस दफा कम गया है और ये हो जाए, और इसके लिए हम कुछ चीजें रिपीट करने की हमें जरूरत नहीं कि पिछली हुकूमतें ने क्या छोड़ा था, तो उसका असर तो आना ही था। जो रुपया हमारा जिस तरह से नीचे गया, इस तरह से अब डैम बनने शुरू हो गए हैं। क्या कहते हैं कि आपका फिस्कल डेफिसिट, हमारा रुपया बिल्कुल स्टेबल हो गया है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है रुपया इतना स्ट्रांग होता जा रहा है। और क्या हमारी एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इंक्रीज हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज 45,000 में पहुंच गई है। और एक बात जो इस हुकूमत ने की है, क्योंकि बड़ी प्लानिंग है, क्योंकि हमारा जो डेफिसिट था कि आप 60 बिलियन आप इंपोर्ट कर रहे थे और 20 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे थे डॉलर के अंदर, तो पूरी एनालिसिस हुई कि ये चीजों की अब इंपोर्ट बंद की जाए। मिसाल के तौर के ऊपर टूथपेस्ट बाहर से आ रहे, बिस्किट बाहर से आ रहे, दूध बाहर से आ, कितनी अशिया जो है वो आ रही थी। ऐसी ऐसी छोटी जो हमारे, तो ये सारी चीजें बंद होने से लोकल इंडस्ट्री में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वो सारी इंडस्ट्री में जान आ गई। चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी हमारा जो सेकंड स्टेज शुरू हो गया है, जिसमें कि ये इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं जहाँ फैक्ट्रियां लगेगी। तो मैं समझता हूँ कि हर तरफ एहसास प्रोग्राम आप खान साहब, जिनके बारे में ये राखला साहब भी कहते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते, यार का क्या मसला? आप क्या समझते हैं कि क्या अब तक इमरान खान साहब को कोई आदमी नहीं मिल पा रहा जो इसको सही डगर पे चला सके? मैं इसके बारे में एक बात कहूंगा कि जितने हमें कनाडा से सीखना चाहिए। मैं हमेशा कि FPR का मसला ये है कि जो वहीं से लोग आते हैं, क्योंकि कोई भी मुल्क दुनिया में कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक आपका टैक्स का निजाम सही हो। जो हम मदीना की रियासत की तरफ जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़कात का सिस्टम निकाला था कि अमीरों से पैसे लेके गरीब, अब इस पाकिस्तान में अब भी हमारा ये सिस्टम है कि गरीब अमीर को सपोर्ट कर रहा है। गरीब आदमी टैक्स से बच, क्योंकि सारे टैक्स डायरेक्ट है, लेकिन अमीर आदमी जो बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, तो ये FPR में तो क्योंकि हर दफा इमरान खान नए लोगों लाते हैं, आइडिया दिखा। मैं समझता हूँ इसके लिए बाहर का जो हम जैसे कनाडा, हमने देखा है कि टैक्स का निजाम कैसे चल रहा है। 3-3.5 लाख हमारे वहाँ इंडस्ट्रीज हैं, उसमें से मुश्किल से 40,000 रजिस्टर्ड है। तो इन सबको स्लो टैक्स से दायरे में ला रहा जा रहा है, और जैसे जैसे इन पे सख्तियां होती है तो चीखें निकलनी शुरू हो जाती। चाहते हैं कि सड़कें भी अच्छी हो, हर चीज अच्छी हो, वेस्ट की तरह से हो। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी? इस साल का जो हदफ मुकर्रर किया है 4,963 अरब रुपए का टैक्सों का जो हदफ है, अगर ये आपको कहा जाए इसको पूरा करना है, मैं आपको 2 साल में इसको 6,000 पे ले जाऊंगा और उसके नेक्स्ट साल में डबल कर दूंगा। और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसके लिए हम चाहेंगे हम नाज़रीन के साथ आपकी शेयर करेंगे ये किस तरह होगा। ये इस तरह होगा कि पूरा यकीन, आप जब यकीन के साथ काम करते हैं तो मेरा इसका बड़ा सिस्टम है। इसके अंदर हमें एक तो है ना बिल्कुल रूथलेसली, क्योंकि जब आप कभी पेशेंट्स को आप इंजेक्शन लगाते हो बड़ा चीखता है, मगर फिर भी डॉक्टर उसको लगाते हैं, तो उसको डॉक्टर को पता है कि उसको फायदा होगा। और ये टैक्स देने का सबसे ज्यादा फायदा अमीरों को होगा, मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि जितना आप टैक्स देंगे, इसको होता क्या है कि सारे टैक्सेस जाते हैं थ्रू अमीरों के, यानी गरीब आदमी दुकानों से माल खरीदता है, उसमें टैक्स शामिल है, चीजें खरीदता है, ये पैसे सारे जाते हैं पहले अमीरों के पास, फिर वो आगे गवर्नमेंट को पहुंचाते हैं। अभी अमीर वहीं रोक लेते हैं अपने पास, फिर अब हुकूमत का पैसा आने लगेगा और अमीर लोग ईमानदारी से टैक्स देने लगेंगे, तो ये हुकूमत सारा पैसा आवाम पे खर्च करेगी, सड़कें बनेंगी, डैम बनेंगे, फैक्ट्रियां बनेंगी, तो इन सब से
जब गरीब आदमी के पास पैसा आता है वो कहाँ जाता है, सीधा फिर खरीदी करने जाता खरीदारी है। करने जाता तो ये जिस तरह सारी दुनिया के कामयाब इकोनॉमियां चल रही है, ये हमें सिस्टम लाना है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है कि जिसने ये कामयाब सिस्टम देखा हो, मैंने और आपने, और यहाँ जैसे हम लोग कैनेडियन लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि वी कैन फिक्स दिस। इमरान खान साहब अपनी मुद्दत पूरी आई थिंक करेंगे? ये कह रहा हूँ 5 साल इमरान पूरे खान होंगे, साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? आखिरी सवाल जाते जाते। अगले और 10 साल, अच्छा, तो इसमें कोई शक नहीं है। राघव साहब क्योंकि को हमारे कहना है कि- लोग जो हैं बड़े समझदार लोग हैं। एपी के में जैसे उनको रिपीट कराया, तो लोग तो देख रहे हैं ना, ये थोड़े लोग हैं जो घड़ी घड़ी शोर मचा रहे हैं, मगर बड़ी क्वाइट बड़ी आबादी, दे अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच अजीज आकला साहब हमसे बात करने का। मैं प्रोग्राम को खत्म करने से पहले एक बात आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास इमरान खान साहब के अलावा और कोई चॉइस है? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के वजीर आज़म मौलाना फजल रहमान होने चाहिए? मौलाना फजल रहमान की शख्सियत ऐसी है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें, और इमरान खान साहब की क़यादत के अंदर जो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, जो चोरियाँ सामने आ रही हैं, जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं, वो रोक दिए जाएँ और एक बार फिर निज़ाम को जो है वो लपेट के रख दिया जाए? ये अब आपके ऊपर मुनहसिर है। रास्ते का तयन आपने करना है, सही क्या है, गलत क्या है। अपने होस्ट महबूब अली शेख और अजीज़ आकला साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा और आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।